जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप उन सभी के लिए जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं और कुछ खास क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया है। तो भैया एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया है, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो भैया देखो, पहले तो इंग्लिश में भी यहाँ पे आज टाइप है ना, ये इंग्लिश में पूरा टाइप है, तो बिल्कुल देख लेना आप। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 46, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 46 देशों ने भाग लिया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में मैं बता दूं, इसमें वैसे आपको 45 भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मैं बता दूं इसमें इजराइल भी शामिल था, है ना। इजराइल भी शामिल था क्योंकि इजराइल को ना 1974 में बाहर कर दिया गया था इन खेलों से। कब? 1974 में। तो इसमें वो भी शामिल था, इसलिए ये 46 आपके हो गए, ठीक है ना। इसका जो आयोजन है वो भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर हुआ था। तो बिल्कुल दोस्त, आपका राइट आंसर हो गया है चीन, है ना। कहाँ पर हुआ था? चीन के हांगजो सिटी में आयोजित हुआ था, हांगजो सिटी, ठीक है ना। तो वो भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था। व्हेन वाज द इंडियन रेलवे एक्ट पास्ड। तो भारतीय रेलवे एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, ये 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं 1989 में, 1989 में क्या हुआ था, मतलब कि जो नया लागू किया गया था इंडिया वाला 1989 में, तो वो भी याद रखना। और इसमें 1989 वाले में जो कुल धाराएं हैं वो भी याद रखना, कितनी है? 214 धाराएं हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। और जो अगर प्रश्न का जवाब है वो आपका 1890 हो जाएगा इनमें से। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है। व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई। तो भैया आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो क्या होता है। तो याद रखना भैया, 1 अप्रैल से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। आपने यही किया होगा, बिल्कुल सही जवाब। 1 अप्रैल से 31 जून नहीं, यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन ए होगा आपका बिल्कुल और राइट जवाब, ठीक है ना दोस्त। तो आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो, एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। बहुत से दोस्त तुरंत आंसर करेंगे, और जिनको नहीं पता है आप नोट कर लेना, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, तो याद रखना भैया 1 जनवरी 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और लेखा वर्ष आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखो यहाँ पे दिया गया है, रतन टाटा जी को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। रतन टाटा जी को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति हैं वो। और यहाँ पे उद्योग जगत के महानायक, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, ठीक है ना। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी हो जाएंगे। और देखो ये कब बने थे वो भी याद रखना, ये 1954 में बने थे। कब बने थे? 1954 में बने थे। और देखो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय वायुसेना है ना, इसका स्थापना कब हुई थी, है ना। इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखना भैया, 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाते हैं ना, तो 8 अक्टूबर। और सन अगर पूछ देगा तो याद रखना यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, 1932, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसे पता है कितने कमांड में बांटा गया था। तो याद रखना भैया, कितने जोन थे इसके, थे 7 जोन कमांड थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे भैया, 7 कमांड में बांटा गया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे जनरल के.एम. करियप्पा जी जो है, ये थल सेना के पहले अध्यक्ष थे, थल सेना के पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा आरंभ हुई थी। निम्न में से, इनमें से बताना है, निम्न में से भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा कब आरंभ हुई थी। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो हम करेंगे 1837 में।
भैया कब हुई थी? 1837। ऑप्शन बी जो है भारतीय डाकघर अधिनियम 1837 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें देखो जो उसने किसने वो था लॉर्ड क्लाइव था ना, लॉर्ड क्लाइव के समय में हुई थी। वो सन जो थी वो आपकी याद रखना 1766 थी, ठीक है ना। 1766 लॉर्ड क्लाइव के समय में भी हुई थी, लेकिन भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा जो है वो आपका भारतीय डाकघर अधिनियम जो है 1837 के तहत हुई थी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1880 में क्या हुआ था? तो 1880 भी याद रखना, इसमें वो होता है ना मनी ऑर्डर। भाई जो आपका मनी ऑर्डर होता है ना, तो मनी ऑर्डर प्रारंभ हुआ था 1880 में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और प्रथम जो वायु सेवा थी ना, डाक सेवा जो वायुयान द्वारा हुई थी, वो 1911 में स्टार्ट हुई थी। और याद रखना भैया पहली बार जो थी वो कहाँ से कहाँ हुई थी? तो वो प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी, है ना। प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। तो ये आप वायुसेना वायुसेना कह रहा हूँ, वायु डाक सेवा भी याद रखेंगे 1911, ठीक है ना। मनी आपका हो जाएगा 1880 और वैसे आपका 1837। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से ऑटोमोबाइल के आविष्कारक कौन है? निम्न में से ऑटोमोबाइल के आविष्कारक कौन है? तो भैया यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है कार्ल वेंज ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जगदीश चंद्र बोस को भी आप याद रखना, जगदीश चंद्र बोस को भी आप याद रखना। इन्होंने कैलेस्कोग्राफ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, कैलेस्कोग्राफ। तो इसका जो आविष्कारक हैं वो जगदीश चंद्र बसु हैं, ठीक है ना। कैलेस्कोग्राफ के जो आविष्कारक हैं वो जगदीश चंद्र बोस हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना भैया, हो जाएगा हांगकांग को मिला है। और ये आपको पता है कौन से देश की लेखिका हैं? कौन से देश के लेखिका हैं? तो याद रखना भैया, ये दक्षिण कोरिया के, किसके? दक्षिण कोरिया की लेखिका है हांगकांग, इनको मिला है 2024 का नोबेल पुरस्कार साहित्य में, ठीक है ना। 2023 का याद रखना जॉन फ्रांसे को 2023 में मिला था। और एनी एनाकर्स इन्हें भैया 2022 का मिला था, ठीक है ना, 2022 का मिला था। तो यहाँ पे देखो 2022, 2023, 2024 तीनों नाम आप नोट कर लो और प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हांगकांग। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से रॉक लवण का रासायनिक नाम क्या है? लवण जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आपका जो सही जवाब, आप तो पहले ये बताओ, रॉक लवण जानते हो किसे कहा जाता है? रॉक लवण, तो याद रखना ये जो होता है ना रॉक लवण, ये होता है नमक। क्या होता है? नमक। अब आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। नमक को बोला जाता है रॉक लवण। इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है, जो कि काफ़ी दोस्तों ने टिक कर भी दिया होगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो जो कॉपर सल्फेट है, ये याद रखना, ये किसका नाम है रासायनिक? ये है नीला थोता का। किसका है? नीला थोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। और सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पे देखो जैसे बाई लगाना, मुझे याद आ गया, बाई किचन में काम करती है, मतलब कि आपका किचन वाला सोडा हो जाएगा, है ना। और अगर बाई नहीं होता सोडियम कार्बोनेट, तो आपका धोने वाला सोडा हो जाता। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, गुणसूत्रों का विभाजन एवं क्रोमेटीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो भैया गुणसूत्र का विभाजन एवं क्रोमेटीन शब्द का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो इनमें से आप क्या बताएंगे? आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो याद रखना डब्ल्यू फ्लेमिंग, मतलब कि वाल्थर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी नोट करो। 1879 में किया था। कब किया था? 1879 में किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और कोलिकर से भी याद रखना, कोलिकर जो है इन्होंने उसका किया था माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कोलिकर ने किया था। और इन्होंने ये कब करा था? तो इन्होंने 1880 में किया था, 1880 आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपने आंसर कर दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत। रेटिनॉल अगर आपने टिक किया ऑप्शन सी को तो ऑप्शन सी आपका हो गया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पे देखो कैलेक्सीफेरॉल जो दिया है ये किसका रासायनिक नाम है, तो भैया ये आप याद रखना ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल जो दे रखा है टोकोफेरॉल ये किसका रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन ई का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किसका नाम है, ये विटामिन सी का नाम है। तो यहाँ पे देखो ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। आप विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप बताएंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कर्नाटक के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार कब आयोजन किया गया था। तो कर्नाटक के हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार कब आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना सही जवाब। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे याद रखना सही जवाब 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1930। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया था, कितने देशों ने इसमें भाग लिया था। तो याद रखना भैया 11 देश ने भाग लिया था। कितने, 11 देशों ने। इसमें जो खिलाड़ी थे वो कितने थे, खिलाड़ियों की संख्या क्या थी, तो वो भी याद रखना भैया 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने, 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगर अब मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि ये राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारत है उससे 2022 में कितने मेडल मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे, और कौन से स्थान पे रहा है रैंकिंग में, तो आप क्या बताएंगे। देखो अगर स्थान की बात करेंगे तो चौथे स्थान पर रहे हैं। कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भैया हमारा जो गोल्ड मेडल थे, गोल्ड मेडल, तो भारत को यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है वो कितने मिले थे, तो याद रखना 22 मिले थे, ठीक है ना। रजत की अगर बात करेंगे, रजत इन्हें कितना मिला था, तो रजत मेडल इन्होंने 16 जीते थे। और अगर कांस्य की बात करेंगे तो कांस्य मेडल जो थे वो कितने जीते थे, तो वो याद रखना 23 जीते थे। कितने, 23 जीते थे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइएगा। 10 दिसंबर को तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं ना, मानवाधिकार दिवस। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जो मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है ना। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखना भैया विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है हाल ही में दिए गए आईआईएफए अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और शायद पुरुषों में कलाकार में उन्हें मिला है, शायद रणबीर कपूर को मिला है ना। तो यहाँ पे आपसे अभिनेत्री में पूछा गया है, तो अभिनेत्री में आप बताइए किसे मिला है। तो याद रखना भैया रानी मुखर्जी जी को मिला है। किसे मिला है, रानी मुखर्जी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और देखो इंग्लिश में आप चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत हो सकता है एरर। और यहाँ पे देखो दिया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया इतना नहीं सोचना है, पैरोटिड ग्रंथि है ना, पैरोटिड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर आपने टाइलिन को किया था टिक, तो टाइलिन याद रखना, टाइलिन का पता क्या काम होता है, ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करती है। क्या करती है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करती है। और जो पेप्सिन होती है ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये भी एक लार से संबंधित होती है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी। भैया यहाँ पे आपको देखो पहली हिंदी फिल्म पूछी गई। अगर आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली फिल्म अगर ढूंढेंगे गूगल पे तो आपको श्यामची आई बताएगा, ठीक है ना। ये शायद एक मराठी फिल्म थी, लेकिन यहाँ पे हिंदी फिल्म की बात करिए तो वो थी मिर्जा गालिब। कौन सी थी, मिर्जा गालिब।
तो ये आप याद रखेंगे। ये कब कब इसे ये सम्मान मिला था, कब ये लॉन्च हुई थी, तो वो भी आप ध्यान रखना। ये रिलीज हुई थी 1954 में, है ना। मिर्जा गालिब एक कब वो थे, क्या कहते हैं, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, कभी, या फिर आप बोल सकते कव्वाली, कव्वाली गायक या कवि, ठीक है ना, ऐसे आप याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो मिर्जा गालिब थे ना, इनसे पता प्रश्न क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को, ऐसे अकेले वो थे कवि जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो मिर्जा गालिब आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि सबसे पहली जो फिल्म थी मूक फिल्म, जो बिना बोलने वाली, वो राजा हरिश्चंद्र थी। कब आई थी भैया? 1913 में आई थी। इसको मैंने ऐसे याद करा था। फिर जो पहली बोलने वाली आई थी वो आई थी आलम आरा। कौन सी आई थी? आलम आरा, है ना। इसे कैसे मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि ये पीछे वाला घुमा देना, 13 को 31 कर देना। तो भैया बिल्कुल 1931 में आई थी, है ना। तो ये आलम आरा को भी याद रखेंगे। 1954 में जो मिर्जा गालिब आई थी उसे तो भैया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो मैं जीएसटी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया है कि कौन से देश में सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, ये सब पहले की क्लासों में मैं आपको बता चुका। लेकिन आज कुछ जीएसटी के बारे में अलग आपको बताऊंगा। पहले तो याद रखना, इनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना। अमिताभ बच्चन जी हैं जिनको रेडियो से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज़ की वजह से, है ना। तो और उसके बाद इनकी लगभग 15-16 फिल्में जो आई थी सब फ्लॉप गई थी। उसके बाद भी इन्होंने मतलब अपना गोल नहीं छोड़ा, अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। और आज आप समझ रहे हो ना, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं, है ना। ये महानायक के नाम से भी जाने जाते हैं। और देखो यहाँ पे जीएसटी से संबंधित मैं आपको और बताता हूँ। जो जीएसटी संख्या होती है ना, जो जीएसटी संख्या होती है ना, वो कितने अंकों की होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भैया 15 अंकों की होती है। कितने? 15 अंकों की होती है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखेंगे। एक होता है आपका SGST, तो ये कहाँ लगाया जाता है? तो याद रखना भैया, एस से स्टेट मतलब राज्य जीएसटी है ना। ये आपकी राज्य जीएसटी होगी। एक होती है आपकी CGST। कौन सी होती है? CGST। ये आपकी यहाँ पे सी से मतलब सेंट्रल, है ना, केंद्र जीएसटी होती है। और एक आपकी संपूर्ण जीएसटी होती है, जैसे पूर्ण रूप होता है ना जीएसटी का, वो होता है IGST। और जब नंबर आप देखोगे ना किसी का जीएसटी, तो उसके आगे ये आपको IGST लिखा हुआ ही मिलेगा और 15 अंकों की संख्या मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, जितने भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। और आप हो सके तो बेल आइकन को भी दबा देना। और थोड़ी अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो दिया है, निम्न में से ऑपरेशन अमानत संबंधित है। ऑपरेशन अमानत जो है वो किससे संबंधित है? तो अमानत समझ रहे हो ना, कहते हैं ना ये मेरी अमानत है। तो मेरी अमानत मतलब मेरा सामान, मेरी चीज़ें, है ना। मेरा जो बैग है, पर्स है, चश्मा है, या कोई ऐसी आईडी प्रूफ हैं, तो ये मेरे क्या होते हैं, भारतीय रेल में छूट जाते हैं। और फिर भारतीय रेल ऑपरेशन अमानत के तहत इन्हें ढूंढ के जिसका सामान होता है वहाँ तक पहुँचाती है ना, उन तक पहुँचाती है। तो ये है ऑपरेशन अमानत। किससे संबंधित है? भारतीय रेल से संबंधित है। मैंने ऑपरेशन आहट भी आपको बताया था, ऑपरेशन आहट बताया था ना उस दिन, वो किससे संबंधित था? वो आरपीएफ से था, रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित था। और उसमें क्या होता है, ऑपरेशन आहट याद रखना, इसमें जो आरपीएफ है ना, वो मानव तस्करी को रोकती है ना। मानव तस्करी जो होती है उसे रोकने का काम करती है ऑपरेशन आहट में। और अमानत, तो अमानत आप समझ गए होंगे, भारतीय रेल, अब कभी इसे नहीं भूलोगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और मैं आपको करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन अभी तक करवा भी चुका हूँ, है ना। ये 19वां भी करंट अफेयर का है। तो याद रखना भैया, नोएल टाटा हो जाएंगे ऑप्शन ए। नोएल टाटा ये रतन टाटा जी के फैमिली से हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नोएल टाटा जो हैं ये नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। पंडित भजन सोपारी खालिस्तान वादक थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पंडित भजन सोपारी हैं वो किसके वादक थे, है ना। तबला, संतूर, बांसुरी या इनमें से
कोई नहीं। तो आप याद रखना भैया, जो पंडित भजन सोपारी हैं वो संतूर के वादक थे। किसके? संतूर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा जी को भी याद रखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को भी आप याद रखेंगे, ये भी संतूर वादक हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और पंडित भजन सोपारी जी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, संतूर वादक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? भैया पहली बार मानव जा रहा है, तो बताइए यहाँ पे क्या नाम है, कब तक जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे ना तो आपका मंगलयान होगा ना चंद्रयान, यहाँ पे गगनयान, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको बता दूं मैं कि 2024 से 25 तक जाएगा, ठीक है ना। 2024 से 25 तक इनमें जाने वालों के नाम भी अनाउंस हो चुके हैं, ये सब हो चुका है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसरो की स्थापना भी कई बार बताया है ना। इसरो की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो नोट कर लो भैया। 15 अगस्त, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 1969 में हुई थी, है ना। 1969 में हुई थी, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। और देखो इसका जो मुख्यालय है ना वो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। को प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सबसे सही जो आपका जवाब है इनमें से वो होना चाहिए 1924 में, है ना। 1924 में, मतलब 1924 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान नहीं बटा था, है ना। 1924 की बात करें तो आप बता सकते हैं कि अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। कहाँ? बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखना कि 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और बता दूं, अगर भारत के पहले पूछेगा ना, भारत के पहले, क्योंकि भारत का जो पहला हुआ था वो 1940 में हुआ था, है ना। ये उस टाइम हुआ था जब पाकिस्तान नहीं बटा था। जब पाकिस्तान बट गया, हमसे अलग एक देश बन गया पाकिस्तान, तो उसके बाद आप याद रखना भारत में पहली बार फिर 1940 में हुआ था, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। और देखो, आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करेंगे, आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की बात करेंगे, तो पहली बार ये 1985 में कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आधुनिक राष्ट्रीय खेल जो हैं 1985 में दिल्ली में हुए थे, और वैसे 1940 में आपके मुंबई में हुए थे। और पहली बार अगर बात करेंगे तो अविभाजित भारत में ही हुए थे, भारत के लाहौर में। तो बिल्कुल अब जो कि पाकिस्तान में है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ आप दिया है, निम्न में से किसके काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है? निम्न में से किसके काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो है वो हो जाता है, डिजीज हो जाती है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो याद रखना भैया, जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग है ना, वो कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं बिल्कुल अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। तो भैया इनमें से मैं आपको बता दूं कोई भी नहीं है, है ना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो है आपका विटामिन के, है ना। क्या होता है, जैसे हम कहीं पे कट जाए या टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब ब्लड निकल रहा है, तो उसके ऊपर वाइट सेलों की वो बना लेता है, परत बना लेता है, और फिर ब्लड को जमा देता है ना। तो इसलिए आप याद रखना, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है वो विटामिन के है। और देखो, ब्यूटी विटामिन ई होता है, और इसे अब बांझपन जो हो जाता है वो भी विटामिन ई की कमी से हो जाता है। तो वो भी आप क्या करेंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं बिल्कुल अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा सही जवाब, अगला प्रश्न क्या होगा। तो यहाँ दिया है, बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो पहला है वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, और बिहार में जो दूसरा किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा। ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखना भैया, कैमूर जिले में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? कैमूर जिले में किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और जो पहला है वो आपके चंपारण में है, चंपारण जिला है उसमें है, उसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वो भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ दिया है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स निम्न में से कहाँ पर स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है, कपूरथला, चेन्नई या फिर वाराणसी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया ये आपका हो जाएगा सही जवाब वाराणसी। कहाँ पर है, वाराणसी में। ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, और दूसरा यहाँ पे ये भी याद रखना कि भैया ये कब किया गया था। तो याद रखना भैया इसकी स्थापना जो है वो 1961 में की गई थी। कब, 1961 में की गई थी। किसके सहायता से, एल्को अमेरिका की सहायता से। किसके, एल्को अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसने जो प्रथम इंजन का निर्माण किया था, प्रथम जो निर्माण है, देश को, राष्ट्र को प्रथम इंजन जो समर्पित किया था वो कब किया था, तो याद रखना 1964 में किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो पहला इंजन निर्माण किया था। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अमोनिया गैस उद्योग में प्रयोग होने वाला प्रेरक है। अमोनिया गैस उद्योग में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक है, लोहा, निकल या एल्युमिनियम। तो इनमें आप याद रखना भैया, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा लोहे का चूर्ण या फिर लोहा। ठीक है ना, ऑप्शन है यहाँ पे लोहे का चूर्ण होना चाहिए था पूरा, जो कि नहीं लिखा हुआ है ना। और वनस्पति तेल उद्योग में जो प्रयोग होता है उत्प्रेरक, वो होता है निकल, है ना। वनस्पति तेल उद्योग में जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो होता है निकल। और अमोनिया गैस उद्योग में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक है लोहे का चूर्ण। ठीक है ना, लोहा। तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। निम्न में से श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, बताओ। ल्यूकोसाइट कहा जाता है, एरिथोसाइट कहा जाता है, आरिथोसाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो वाकई में ल्यूकोसाइट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो एरिथोसाइट दिया है ना, ये किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना लाल रक्त कणिकाओं को बोला जाता है। किसे, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उन्हें बोला जाता है। ठीक है ना, एरिथोसाइट। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। निम्न में से कोशिका शब्द का जो निर्माण है वो किसने किया था। तो बिल्कुल दोस्त, कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना ये रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था तो वो भी बिल्कुल याद रखेंगे दोस्त, 1963 में किया था। तो 1963 में किया था। और देखो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है वो भी याद रखना डीएनए है। क्या है, डीएनए। ये भी आप याद रखना। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना काइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना, साइटोलॉजी ऐसे करके लिखेंगे। नहीं, यहाँ पे एरर हो गया। CYTLOGY है ना, साइटोलॉजी। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसके अध्ययन को बोला जाता है। तो बिल्कुल। और कोशिका की पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो यहाँ पे दिया है स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति जी कौन है भैया। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राष्ट्रपति जी कौन हैं, तो बताओ। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं, या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे पहले तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी हैं, है ना। तो इन्हें भैया राष्ट्रपति जी तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। और पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वो भी आप याद रखना, वो हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, है ना। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये हमारी अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं। और दूसरा ये कि ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली हैं। और एक और बात याद रखना कि इनका जन्म कब हुआ था, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो वो भी याद करो भैया 1958 में हुआ था। कब हुआ था, स्वतंत्रता के बाद 1958 में। कहाँ पर हुआ था, तो वो भी याद रखना भैया ओडिशा में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर, ओडिशा में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना दोस्त। और ये हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति जी हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति जी हैं संथाली, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। भारत में कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है। तो भैया देखो यहाँ पे टोटल भी आप बता सकते हो, तो बताओ यहाँ पे। अगर आपको प्राकृतिक पता है तो वो बताओ, सांस्कृतिक पता है वो बताओ। तो देखो दोस्त, यहाँ पे प्राकृतिक की अगर बात की जाएगी तो हमारा जो प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा 7, है ना। अगर यहाँ पे सांस्कृतिक बात की जाएगी तो हो जाएंगे 35,
है ना, सांस्कृतिक बात की जाएगी तो हो जाएंगे 35। टोटल की बात की जाएगी, टोटल तो टोटल हमारे 43 हो जाएंगे, ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। और इसका जो मुख्यालय है किसका, यूनेस्को का, ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी। और मैं यहाँ पे एक आपको और बता दूँ, एक हमारा मिश्रित भी है ना, एक हमारा मिश्रित भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय रेलवे ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ कब किया था। तो भैया भारतीय रेलवे ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का जो शुभारंभ है वो कब किया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना 26 नवंबर 2020 को, 26 नवंबर 2020 को किया था। इसमें पता क्या है, इसमें पूरा जो सिस्टम है ना रेलवे का, वो पूर्ण तरीका से डिजिटल कर दिया गया है ना। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप ऑनलाइन लेंगे छुट्टी, और आपको छुट्टी मिलेगी भी ऑनलाइन। आप ड्यूटी जाएंगे तो ड्यूटी भी आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है ना, ऑनलाइन मतलब प्रेजेंट लगाएंगे, ऑन होंगे, ड्यूटी ऑन होगी तो प्रेजेंट, और जब ड्यूटी ऑफ होगी तो आप ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब सिस्टम कर दिया गया है, तो याद रखेंगे आप सब ऑनलाइन 2020, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। देखो भैया ये भी आपकी करंट से संबंधित क्वेश्चन है ना। हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो आप नाम सुनेंगे और एकदम से कहेंगे हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, राफेल नडाल, है ना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। किसके, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो भैया ये क्वेश्चन तो हम लोग कई बार कर चुके हैं कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कौन से, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पष्टता उन्मूलन, है ना, अस्पष्टता उन्मूलन दिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 40 भी आप याद रखेंगे, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है ना। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो मूल अधिकार के लिए आप क्या बताएंगे मुझे, बताओ। चलो अगर मैं आपसे मूल अधिकार पूछता हूं तो आप मुझे क्या बताएंगे, आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल तुरंत बता देंगे भैया 12 से 35 तक है। अगर मैं भाग की बात करें तो भाग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। कहने का मतलब है किसी को अगर कोर्ट से मान लो कि फांसी की सजा हो जाती है ना, और उसे लग रहा है कि वो गलत फंस रहा है, या वो क्षमादान के लिए वो अपना क्षमादान मांगना चाहता है राष्ट्रपति जी से, तो याद रखना कि राष्ट्रपति जी को क्षमादान की जो शक्ति है ना वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 72। कौन सा है, अनुच्छेद 72 है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 79 जो है इसमें आप क्या याद रखेंगे, इसमें याद रखना कि इसमें संसद का गठन दिया गया है ना, संसद का गठन दिया गया है। तो आज मेरे पास पेन नहीं है, फिर से मेरा वो पेन ही बेकार है, मैं जुगाड़ से पेन बनाता हूँ उसे। और अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है, तो भैया अनुच्छेद 80 में राज्य सभा का गठन दिया गया है ना। और 81 में आपके लोकसभा का गठन दिया गया है ना। तो ये बिल्कुल दोस्त ये आप याद रखेंगे 79, 80, 81, ठीक है ना। तो संसद गठन, राज्य गठन और लोकसभा गठन, ये आप तीनों गठन याद रखेंगे, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 15 जो है वो किससे संबंधित है भाई, तो याद रखना भैया ये आपका सही जवाब हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है। किससे, चुनाव, निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल की अगर बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो बिल्कुल दोस्त ये मिलेगा आपको 343 से यहाँ पे देखो 43 में कैसे लिख रहा हूँ 43 से 351 तक, है ना, 351 तक आपको मिलेगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे याद रखना आपात उपबंध जो है ये भाग कौन से भाग में दिए गए हैं, तो याद रखना भाग 18 में दिए गए हैं। अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो याद रखना 352 से और 360 तक है ना, जिसमें नेशनल इमरजेंसी दी जाती है। तो बिल्कुल 352 से 360 तक। संविधान संशोधन जो है ये कौन से भाग में है और कौन से आर्टिकल में है, तो बिल्कुल दोस्त याद रखना ये भैया आपका हो जाएगा यहाँ पे भाग 20, ठीक है ना। आर्टिकल तो आपको रटा पड़ा होगा 368, है ना, ये तो बिल्कुल रटा पड़ा है। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे जो भी मैंने बताया आपने नोट किया होगा, और मुझे उम्मीद है आप बेहतर स्कोर करेंगे पेपर के अंदर। और यहाँ पे देखो दिया गया है निम्नलिखित में से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो भैया देखो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के जवाब करना। और यहाँ पे भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, जिसके आंसर भी आप करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे सही जवाब आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसमें से बहुत से कम लोगों ने जवाब किया है इसका सही, है ना। तो बिल्कुल बुरा मत मानना दोस्त, हो जाता है यार, मुझसे भी होता है। और याद रखना, अगर बात करें कि जो हमारा भारत है वो दुनिया का चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, तो याद रखना भैया 7वें नंबर पर आता है। और वैसे जनसंख्या में तो हम पहले नंबर पे पहुंच चुके होंगे, लेकिन अभी 2011 के अनुसार हम दूसरे नंबर पे आते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे याद रखना 7वां देश है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो बिल्कुल याद रखना भैया 2.42%। ये तो रटा होना चाहिए, 2.42%, है ना। तो ये भी आपको रटा होना चाहिए। और वैसे 7वां हमारा देश है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह कौन सा नया शब्द शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह कौन सा नया शब्द शुरू किया गया है? ये तो मैंने काफ़ी दिन पहले क्वेश्चन पढ़ा था। और बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब बाबा साहब अम्बेडकर हो जाएगा। अम्बेडकर शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्त आप नोट करेंगे और एक बार जरूर टाइप करना जय भीम, है ना। एक बार जय भीम जय भारत जरूर टाइप करेंगे आप। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखो दिया गया है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल दोस्त ये देखो, पहले तो करंट से संबंधित है, उत्तराखंड हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही जवाब। कब किया जाएगा? तो याद रखना भैया 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो ये आप याद रखेंगे 2025, है ना। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, और सन रहेगी आपकी 2025। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताएं। ये आपका SW है आज का, इससे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो दोस्त मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं वो इसका जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कल की क्लास का यही क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है। आप चाहें तो चेक कर लेना जाके कल की क्लास में। अगर आपने कल सही से क्लास को देखा है तो आज आप इसका आंसर तुरंत करेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो इनमें से आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया वो राज्य आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ से पूर्व से कौन सी नदी निकलती है, अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है, तो एक तो याद रखना भैया चंबल हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। एक आपकी वानस नदी हो जाएगी। कौन सी? बानस नदी हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पूर्व से निकलती हैं। और देखो चंबल नदी की आपकी जो लंबाई है चंबल नदी की, वो भी याद रखना भैया, पूछी जा सकती है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखना भैया 960 किलोमीटर है। कितनी? 960 किलोमीटर। यहाँ पे के बनाना चाहिए, किलोमीटर, है ना। 960 किलोमीटर है। अगर यहाँ पे देखो पूर्व की बात कर ली, अगर अरावली के पश्चिम की बात करें, पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखना भैया लूनी नदी निकलती है। कौन सी? लूनी, जो कि जाके कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। और यहाँ दिया है कि निम्न में से लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा कौन सा है? इनमें से लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा कौन सा है, बताओ। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आपने बिल्कुल सही जवाब कर रहे होंगे सभी दोस्त मेरे, जोजिला दर्रा, है ना। जोजिला दर्रा ऑप्शन ए। नाथुला दर्रा जो है ये कौन से राज्य में है? नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा तो सभी को रटा पड़ा है भैया, सिक्किम में है ना। और मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप एक बार चीज़ों को रट जाएं बिल्कुल। लिपुलेख दर्रा जो आपका है ये आपका उत्तराखंड में है। और रोहतांग दर्रा जो है वो किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा। तो ये आप क्या करेंगे? रोहतांग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार है क्या है? आप यहाँ पे बताइए। देखो, इंद्रियों पर विजय, निश्चित जीवन उद्देश्य। आपके जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, है ना। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा वो क्या करेगा? बेकार है ना। अहिंसा भी उनके जीवन का बुद्ध प्रवचनों का सार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सभी, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं? ऑप्शन डी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि बिल्कुल सही जवाब है। और हम कह सकते हैं कि इच्छाओं का परित्याग भी उनके प्रवचनों का एक सार है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया ये आपके सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। और देखो पुणे में याद रखना, पुणे में वो है मौसम भारतीय मौसम वेधशाला, कहाँ पर है, वेधशाला जो है वो आपके पुणे में स्थित है। और कटक में वो है, वो क्या था चावल का, देखो मुझे याद नहीं, केंद्रीय चावल अनुसंधान है ना, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है, तो वो कटक में है ना, चावल अनुसंधान। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है फ्यूज का प्रतिरोध तथा गलनांक होना चाहिए निम्न, उच्च, समान या इनमें से कोई नहीं। तो भैया फ्यूज का जो प्रतिरोध तथा गलनांक है वो कैसा होना चाहिए। अगर देखो ज़्यादा होगा तो फ्यूज जलेगा ही नहीं, मतलब घर में जो चला रहे हैं फ्यूज के भरोसे वो सब जल जाएगा। तो याद रखना निम्न होना चाहिए, मतलब कि कम होना चाहिए, है ना, तभी भाई वो जलेगा एकदम से फ्यूज, जैसे लाइट ज़्यादा आएगी। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो दिया है मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है। मैटूर बांध जो है वो किस नदी पर इस अवस्थित है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना कावेरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। अगर बात करें हम राज्य की तो याद रखना भैया तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे। देखो यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है ना, लगाओ। आपको क्या लगता है, भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं उसे, किसे, मुंबई को। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी जो दे रखा है मुंबई, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना बताओ। अब यहाँ पे मेरे जितने भी इंग्लिश वाले दोस्त हैं वो सब कहेंगे जनवरी, है ना, कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन नहीं, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हिंदी महीनों में है, चैत। क्या है, चैत। हालांकि मुझे नहीं आते ये हिंदी महीने जो हैं, मुझे बाकी में नहीं, चैत, बैसाख, माह, पूस, भादौ, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, वो मुझे सब नहीं पता है ना। तो बिल्कुल इतना पता है कि ये भैया जो चैत है ये 22 मार्च से स्टार्ट होता है ना, 22 मार्च से स्टार्ट होता है महीना चैत का। अगर कोई मान लो कि लीप वर्ष है, अगर मान लो कोई लीप वर्ष है, तो ये जो महीना है ना, ये याद रखना ये होता है फिर 21 मार्च से स्टार्ट। कब, 21 मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दिया गया है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य कब बना था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में बना था। अगर यहाँ पे बात करें कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखना भैया 36वां संविधान संशोधन द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है ना। 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने की थी, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी हीरो को मेरा जय हिंद।